जी अस्सलाम वालेकुम। C5 लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। 23 लेक्चर पार्ट बी। लेक्चर के इस हिस्से में हम दो स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ISA 315 और ISA 330। बेसिकली जो ISA 300 की सीरीज है ये प्लानिंग से डिस्कस करती है कि ऑडिटर प्लानिंग कैसे करेगा अपनी ऑडिट की। उसमें ISA 300 बताता है कि आपने किसी भी ऑडिट को प्लान करना है तो किन किन मैटर्स को डिटरमिन करना है प्लानिंग के लिए। ISA 320 उन प्लानिंग 300 में जो प्लानिंग की गई होती है उसमें एक अहम चीज होती है मटीरियलिटी। ISA 320 मटीरियलिटी को डिस्कस करता है कि मटीरियलिटी कैसे डिटरमिन की जाएगी, और 300 की प्लानिंग में ही मटीरियलिटी के अलावा एक और अहम चीज जो कि डिटरमिन की जाती है, कंसीडर की जाती है, वो है रिस्क। तो ISA 315 हमें यह बताता है कि आपने रिस्क असेसमेंट किसी भी ऑडिट क्लाइंट पे कैसे करनी है। यानी 300 हो गया प्लानिंग का स्टैंडर्ड, जो प्लानिंग में जनरल कंसीडरेशन होती है उनके बारे में बताता है। इस प्लानिंग में जो दो सबसे अहम चीजें हमने डिटरमिन करनी होती है वो है रिस्क और मटीरियलिटी। मटीरियलिटी को डिस्कस करता है ISA 320 और रिस्क असेसमेंट को डिस्कस करता है ISA 315। अच्छा, सिर्फ ISA 315 जो कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करता है, 315 आपको इस काबिल तो बना देता है कि आप किसी भी ऑडिट क्लाइंट पे जाएं तो ये डिसाइड कर सके, डिटरमिन कर सके कि इस क्लाइंट पे कौन कौन से रिस्क हैं, यानी किन एरियाज में गलती होने का चांस ज्यादा है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट किन एरिया में हाई है। ISA 315 का नॉलेज आपको इस काबिल बना देता है। लेकिन इन रिस्क आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद इनको एड्रेस भी तो करना है। इनको एड्रेस कैसे करना है ये ISA 315 नहीं बताता, ये ISA 330 बताता है। तो बेसिकली ISA 300 स्टार्ट में प्लानिंग मैटर डिस्कस करता है, फिर इसके बाद ये दो हिस्सों में 320 अलग, 315 अलग, मटीरियलिटी और रिस्क, और रिस्क आगे फर्दर रिलेट करता है 330 से। 330 हमें बताता है कि जो आपने 315 में रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उनको आपने एड्रेस कैसे करना है। क्लियर? अच्छा, 315 और 330 के बारे में एक चीज समझ लीजिए, ये दोनों जेनेरिक डिस्कशन करते हैं, जनरल डिस्कशन करते हैं। यानी ये आपको स्पेसिफिकली ये नहीं बताएंगे कि किस क्लाइंट पे कौन कौन सा रिस्क है, बल्कि ये सिखाते हैं कि आपने रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए किन किन चीजों को सामने रखना है, इसके लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। यानी थ्योरेटिकल आपका कंसेप्ट बिल्ड करता है। इसी तरह 330 आपको यह नहीं बताएगा कि ये रिस्क है तो ये प्रोसीजर, ये रिस्क है तो ये प्रोसीजर, ये रिस्क है तो ये नहीं बताएगा। वो जनरल डिस्कशन करेगा कि कोई भी रिस्क जब आप आइडेंटिफाई कर लें तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं। वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी होते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर भी हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी हैं। तो 315 और 330 दोनों जनरल डिस्कशन करते हैं। इन शॉर्ट अगर आप 315 पूरा पढ़ भी ले, अब ये सारा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इसके क्लाइमेक्स की तरफ आ रहा हूं, जो सुन के शायद आप हैरान होंगे। अगर आप सारे का सारा 315 स्टडी कर लें और सारे का सारा ISA 330 स्टडी कर लें, समझ भी लें, आप फिर भी इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि किसी क्लाइंट की गिवन इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई कर सके और उस रिस्क के स्पेसिफिक प्रोसीजर बता सके क्या होंगे। किसी भी क्लाइंट में स्पेसिफिक रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, ये डिस्कशन ISA 315 330 में नहीं है। वो जनरल डिस्कशन करते हैं, जबकि ICAP एग्जाम में स्पेसिफिकली हमें किसी भी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देके पूछता है, बताओ इस क्लाइंट में क्या क्या रिस्क हैं और आपने इन रिस्क को कैसे एड्रेस करेंगे। क्लियर हुई है बात? तो इसीलिए बजाय ये कि मैं पहले आपको 315 और 330 के स्टैंडर्ड के पैराग्राफ की तरफ ले जाऊं, ये पैराग्राफ ये कहता है, ये पैराग्राफ ये कहता है, हालांकि पिछले 10 सालों के पास पेपर्स यानी 20 पास पेपर्स उठा के देख लें, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछता, वो पूछता है केस स्टडी पूछता है। केस स्टडी कैसे पूछता है? रिस्क असेसमेंट की किसी क्लाइंट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा। कभी वो क्लाइंट किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होगा, कभी टेक्स हो सकता है वो किसी फैशन इंडस्ट्री का क्लाइंट हो, कभी शुगर इंडस्ट्री होगी, कोई डिफरेंट किसी ना किसी क्लाइंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा
और हमें कहेगा मुझे इस क्लाइंट की रिस्क असेसमेंट करके दो, और सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई ना करो बल्कि मुझे उसके प्रोसीजर भी बताओ कि इसको एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो मैं भी एग्जाम पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए थ्योरेटिकल डिस्कशन की तरफ नहीं जा रहा, अभी वो बाद में टाइम मिलेगा तो वो कर लेंगे। ठीक है, हम एग्जाम का क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे करेंगे? जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी तरीके से तैयारी करके। और एग्जाम में रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन कब आता है? हर अटेम्प्ट में। रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन कब कब आता है? हर अटेम्प्ट में। कितने मार्क्स का? 15 से 20, तकरीबन 20 के लगभग, कभी 20 से 2 कम, कभी 20 से 2 ज्यादा, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो 2 चीजें पूछ रहा होता है। कौन सी 2 चीजें? एक रिस्क आइडेंटिफाई करो, उसके प्रोसीजर बताओ। ठीक है, इजी केस स्टडी रखता। अब ये 3 तरह की केस स्टडीज पूछता है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। इजी केस स्टडी रखेगा तो कैफ लेवल के नॉलेज की बेस पे, ऐसी भी केस स्टडीज है। कैफ लेवल में आपने कुछ ना कुछ सीफैब लेवल की कुछ केस स्टडीज की होंगी, बेसिकली वो सीफैब लेवल का लोअर समझ लीजिए पोर्शन था, इजी लेवल की केस स्टडी थी। मॉडरेट लेवल की केस स्टडीज में वो हमें कुछ रिस्क उसके रूटीन नेचर के होते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें चैलेंजिंग वे में देता है। क्लियरली रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होते। जैसे आपने देखा 600 की कुछ जगहों पे वो हिडन सी प्रॉब्लम होती थी, जिसमें जैसे अभी एक कॉन्ट्रैक्ट वाली हमने की, वो कहानी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में से बता रहा था, तो हमें उसे लग रहा था शायद जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी नहीं हो पाई ना, तो सिर्फ यही रिस्क होगा कंटीजेंट रिसीवेबल वाला। लेकिन फिर हमने थोड़ा सा सोचा तो हमें हमारे जहन में आया कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पा रही क्योंकि इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी डिलीवरी टाइम पे उसका इफेक्ट दूसरी जगह पे भी जाता है। तो जब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, रिस्क रूटीन के होते हैं लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और जब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन टेस्ट करता है, कभी कभार करता है, लेकिन जब वो डिफिकल्ट करता है तो उसमें रिस्क भी ऐसे बता देता है जो कि आपने इससे पहले हो सकता है कैफ लेवल पे कहीं सुने भी ना हो, पढ़े भी ना हो। ठीक, और उन तरह के रिस्क के लिए जरूरी है कि आपने क्या किया हो, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हो आपका, आपने कुछ लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट भी स्टडी की हो, एक दफा गो थ्रू कर लें, आपको अंदाजा हो जाए। जहां पे आपको लगे कि ये एरिया तो हमने कवर किया हुआ, ये प्रोसीजर तो हमें पता है, उसको छोड़ दें। जहां पे आपको कोई नया एरिया नजर आए कि ऑडिट मैटर में, उसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन से हमें जो बातें समझ में आई वो ये, पहली चीज 315 330 जनरल डिस्कशन करते हैं जबकि एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम डायरेक्ट एग्जाम प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। हम इस टॉपिक को सीखेंगे पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के जरिए से। दूसरी चीज, तकरीबन ये वाहिद क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, उसके बारे में तकरीबन 99% श्योर होकर हम कह सकते हैं कि 20 नंबर का लगभग क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, और तीसरी चीज, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, रिक्वायरमेंट तीनों की सेम होगी, रिस्क आइडेंटिफाई करो, बताओ प्रोसीजर कैसे एड्रेस करोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट। हमने तैयारी किस लेवल पे करनी है? डिफिकल्ट लेवल के लिए, और उसके लिए मुझे आपकी कोऑपरेशन की भी जरूरत होगी। आप क्या कोऑपरेट कर सकते हैं मेरे साथ? लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट्स को रीड करके, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को रीड करके। अच्छा, सुन लीजिए, इंफॉर्मेशन क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपने केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आपके सामने वो किसी भी क्लाइंट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सामने रख देगा। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी हो। पॉज कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जी, आपके सामने ये पेपर है लेटेस्ट विंटर 22 का। इसमें अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन है इसकी रिक्वायरमेंट, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। पहला रिक्वायरमेंट में क्या है? आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द ऑडिट रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो एंड हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू दीज रिस्क। ठीक है, मैं चाहता हूं इसमें आप 3 वर्ड्स नोट कर लें, लिख ले कहीं पे 3 वर्ड। पहले तो देखें, क्या लेटेस्ट टाइम में रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन आया? कितने मार्क्स का आया? 20 मार्क्स के साथ। इसकी रिक्वायरमेंट में क्या थी? 3 चीजें, आइडेंटिफाई लिखें, डिस्कस लिखें और रिस्पॉन्ड लिखें। ये 3 चीजें ऑडिट से तो आपको पता चल गया ना, रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है। 3 चीजें, इन तीनों का मतलब क्या है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, हर एक का अलग, आइडेंटिफाई, डिस्कस और रिस्पॉन्ड। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन का सरसरी जायजा ले तो आपको पता चलेगा इसमें जो ऊपर उसने इंफॉर्मेशन दी है जिसमें से हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना है, वो इंफॉर्मेशन 2 तरह की है। एक इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ फॉर्म में, और एक इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल्स। ठीक है, फिगर्स दी हैं उसने। ठीक है, इसमें इसका मतलब है हम
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो उससे भी रिस्क असेस कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो उससे भी रिस्क असेस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारी एनालिटिकल प्रोसीजर की स्किल यूज होती है, जो आपको याद होगा ऐसे 520 में हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये बेसिकली उसी की दोबारा प्रैक्टिस करें। भैया क्लियर हो गया? अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा है विंटर 22 का। अब चलते हैं हम समर 22 की तरफ। इसमें देखते हैं इसमें कोई रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन आया कि नहीं। ये समर 22 का, इसमें देखिए क्वेश्चन 1, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले पार्ट में भी रिस्क और दूसरे पार्ट में भी वो कंट्रोल वीकनेस की बात कर रहा है। सजेशन कंट्रोल वीकनेस भी आपको पता है हमारा कंट्रोल रिस्क होता है, तो ये बड़े अरसे के बाद इसने कंट्रोल रिस्क का क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली वो कंट्रोल रिस्क का क्वेश्चन पूछता नहीं था, लेकिन ये भी रिस्क असेसमेंट का 8 नंबर ये हो गए। और पार्ट ए 12 मार्क्स इसके हो गए, 20 मार्क्स का। समर 22 में भी रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन 20 मार्क्स के साथ आया, लेकिन इसमें जो उसने हमसे असेसमेंट की है ज्यादा रिस्क आइडेंटिटी, वो थ्रू डिस्क्रिप्शन करवाया, डिस्क्रिप्टिव। हालांकि पैराग्राफ फॉर्म में कुछ उसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, अगर आप देखें ना इसको डिटेल में जब स्टडी करेंगे, 6%, 60 डेज, 5%, ठीक है। कुछ उसने हल्की हल्की फाइनेंशियल फिगर्स भी डिस्कस की हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें रिस्क असेसमेंट करवाई उसने थ्रू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी भी रिक्वायरमेंट को देखें, कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ टीपीएल। इसमें मैं चाहता हूं आप 3 अल्फाज नोट करें, कौन से? आइडेंटिफाई, डिस्कस, रिस्पॉन्स। चलिए इसको भी साइड पे करते हैं। अब फिर इसके बाद 21 में चलते हैं। सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं इसकी मोडस, ये क्वेश्चन 2 है हमारे पास। रिक्वायरमेंट देखिए क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, 23 मार्क्स का क्वेश्चन, 23 मार्क्स। क्या कह रहा है? डिस्कस द ऑडिट रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो एंड सजेस्ट द की ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म। अब देखिए रिस्पॉन्स ऑडिटर का क्या होता है? ऑडिट प्रोसीजर्स ही होते हैं, तो यहां पे भी सेम प्रोसीजर बताओ। डिस्कस, आइडेंटिफाई नहीं का वर्ड उसने यूज नहीं किया, लेकिन याद रखें डिस्कस तभी करेंगे ना जब आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई किए बगैर तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसमें भी 3 काम करने हैं हमने, आइडेंटिफाई करना है, डिस्कस करना है ऑडिट रिस्क को, फिर उसके बाद प्रोसीजर्स भी बताने हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये किस अटेम्प्ट का क्वेश्चन था? समर, ये है जी विंटर 21। विंटर 21 में कितने मार्क्स के साथ आया? ये 23 मार्क्स के साथ। अब इसमें देखिए उसने डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन भी दी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दी है। क्लियर? फिर लास्ट 21 समर, क्वेश्चन 2 ये देख लें। 21 समर, जून 21, क्वेश्चन 2 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, और नीचे रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? डिस्कस द ऑडिट रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो एंड सजेस्ट द की ऑडिट। तकरीबन वही वर्डिंग जो उसने पिछले वाले क्वेश्चन में थी, यानी इसका, और ये मार्क्स 22। इसका मतलब ये हुआ, हम पिछले, बाकी आप फर्दर भी, मैंने इससे पीछे भी एनालिसिस किया हुआ, आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। पिछले अटेम्प्ट्स का भी एनालिसिस करके हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछता है, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के साथ पूछेगा। रिक्वायरमेंट इसकी सिमिलर होगी कि रिस्क आइडेंटिफाई करो, डिस्कस करो, डिस्कस को बाद में एक्सप्लेन भी कर देता है, और बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, इसको एड्रेस कैसे करोगे। ये अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करता है, ये स्टैंडर्ड तरीका है उसका। बाजुकात डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा सिर्फ, समटाइम्स सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। ज्यादातर केसेस में, मोर देन 90% केसेस में वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देगा, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन भी देगा। तो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्डाइज्ड होगी, क्वेश्चन प्रेजेंट करने का तरीका का स्टैंडर्डाइज्ड, लेकिन इंडस्ट्री को वेरी करेगा। कभी वो क्योंकि उसने आपको एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट तो नहीं, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का एक्सपर्ट तो नहीं बनाना, सिर्फ गारमेंट सेक्टर का एक्सपर्ट तो नहीं बनाना, सिर्फ शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्सपर्ट तो नहीं बनाना, सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उसने तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है कि किसी भी सेक्टर का क्लाइंट आ जाए आपके पास, आप उसकी रिस्क असेसमेंट कर सके, प्रोसीजर परफॉर्म कर सके। इसलिए वो सेक्टर, टाइप ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ कंपनी चेंज करता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो असूल है, जो स्ट्रक्चर है, तरीकाकार है, वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, आपने उसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करना है। अब आपको पता है कुछ रिस्क तो ऐसे होते हैं जो कि क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करते हैं, और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी नहीं करते।
जैसे जिस भी क्लाइंट की इन्वेंट्री है उसमें ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का रिस्क तो आएगा, जो भी क्लाइंट क्रेडिट पे गुड सेल करता है बैड डेट का रिस्क तो आएगा। तो कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कॉमन है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट उन कॉमन रिस्क से ही लेंगे कि वो कौन से रिस्क हैं जो नॉर्मली हर क्लाइंट में मौजूद होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले हिस्से में कि 70% के करीब रिस्क ऐसे हैं जो कॉमन है। ठीक है, अगर आप ये नॉलेज ऑब्टेन कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप 70% के करीब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन 30% के लिए आपको उस इंडस्ट्री का कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। और ये एडवांस जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है ना, उसके लिए कह रहा हूं। अगर इजी क्वेश्चन आया आप कुछ भी ना करें, आप फिर भी पासिंग मार्क्स इस वक्त भी ले लेंगे अगर कैफ लेवल का नॉलेज आपके पास है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया, आप ये लेक्चर्स ले लेते हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ नहीं भी जाते हैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आया तो हो सकता है आपसे कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज पूछे। मैं उन इश्यूज को उस लेवल की तैयारी करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि स्टॉक एक्सचेंज, वो मैंने देखा हुआ, वो लिखा हुआ क्या करना है, आपने लिंक भी दे दिया आपको, आपने उस लिंक पे जाना है। स्टॉक एक्सचेंज ने डिफरेंट कंपनीज को, लिस्टेड कंपनी को डिफरेंट सेक्टर में क्लासिफाई किया है। आपने हर सेक्टर में कम से कम 2-2 कंपनीज को सेलेक्ट करके उनकी ऑडिट रिपोर्ट तो लाजमी पढ़नी है, और अगर टाइम हो सके तो उससे ज्यादा भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़िए। ठीक है, तो ये हमारा। अच्छा, अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन दी गई होगी, इंफॉर्मेशन में से रिस्क आइडेंटिफाई करना। ठीक, अच्छा ये आपके सामने नोट्स है ना, नोट्स, आप इसके ऊपर एक जुमला लिख दीजिए। एक जुमला उर्दू का जुमला है। वो जुमला क्या लिखना है आपने, अक्लमंद को इशारा काफी है। सुना हुआ आपने ये मुहावरा, अक्लमंद को इशारा काफी है। लिख ले मेरे भाई, लिख, कोई बात। अक्लमंद को इशारा काफी है। इस कहावत का मतलब क्या है कि जो अक्लमंद इंसान होगा उसको इशारा देंगे ना, वो पूरी बात समझ आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको बनना चाहिए, अक्लमंद को कि बेवकूफ को कि दोनों को? दोनों। शाबाश। तो वे अक्लमंद को बनना चाहिए ना। तो इसका मतलब है अक्लमंद, अगर आपको इशारा किया जाए और आप पूरी बात समझ लें, इशारा किया जाए, आप अक्लमंद है, अगर अक्लमंद है तो इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। ठीक है, आई कैप ने बनाना ही है, बिल्कुल। अब भाई देखिए, अब मैं आपसे दिल की बात करने लगा हूं, आपको पता ही है। अब देखिए इन्फ्लेशन कितने % हो गई, 23, 4, 5%, इससे भी ज्यादा, डबल। हर चीज की प्राइस बढ़ गई। पेट्रोल की प्राइस देखें कहां से कहां पहुंच, और ये जो जनरेटर चलता है ना, डीजल से चलता है, इसकी बिजली की कॉस्ट, रेंट बढ़ गए। ठीक है, हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है। तो पहुंच गए हैं, फीस भी बढ़नी चाहिए क्या नहीं? ये इशारा दिया भाई, बात समझ गए। यही है रिस्क असेसमेंट, कि आधी बात बताई जाए आपको और आप अगली आधी बात समझ लें। यही क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन आपको बताएगा। अब सुन लें, अब मैं आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन, मैं आपको करवा नहीं रहा, क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा आज सिर्फ आप में ये स्किल डेवलप करवानी चाह रहा हूं कि क्या कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने आए, इशारा दिया जाए आपको, आप उसे पिक कर लेंगे कि इसका हमारे ऑडिट में क्या इफेक्ट हो सकता है। जैसे ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ना, ये आपको नोट्स मिल गए हैं, आपने आज घर जाके इनको रीड कर लेना। ठीक है, इनको रीड कर लीजिएगा, कुछ समझ आएगा कुछ समझ नहीं आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, सिर्फ रीड भी कर लेंगे ना, रीड करके कल आके मुझे कहे सर कुछ भी समझ नहीं आया, चलेगा, लेकिन रीड जरूर करना। ठीक है, जो आपको नोट्स दिए हैं उनमें देखे नोट्स मिल गए ना आपको, जिसमें उसमें दरमियान में लाइन लगी हुई है, कोई डब्बे शब्बे बने हुए हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, शाबाश शाबाश, ये आपने इसको रीड कर लेना। अब मैं आपको इशारा देता हूं क्या। अच्छा, वो भी केस स्टडी की थी हमने, क्या कह रहा था, सेल नहीं हो रही, क्या अल्फाज यूज किए थे उसने, जिसमें डिक्लाइनिंग सेल्स, याद है, जिसमें 5 डेटर्स 5 कॉन्ट्रैक्ट किए थे बड़े। क्लाइंट अगर हमसे कहता है सर इस साल हमारी सेल नहीं हो सकी, सेल, हमारी इन्वेंट्री बहुत कम सेल हुई है, क्या रिस्क है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का रिस्क है। शाबाश, इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही। देख, अच्छा अब ये डिपेंड करता है, अब देखिए आपने सोचना कैसे आगे। अगर तो ये रिटेल क्लाइंट है ना हमारा, रिटेल समझते हैं ना, एज इट इज चीज खरीदी एज इट इज बेच दी, तो फिर सेल नहीं हुई, सिर्फ इन्वेंट्री के ऑब्सोलीट होने का रिस्क है। लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है तो इम्पेयरमेंट और फिक्स एसेट का भी रिस्क आ गया।
एक तीर से दो शिकार, एक इंफॉर्मेशन से दो रिस्क। क्लियर? चलिए और इंफॉर्मेशन। हाँ, उसने ये कहा कि अच्छा अब ये ध्यान में रखिएगा, कैफ लेवल पे ना हम नॉर्मली एक इंफॉर्मेशन से एक रिस्क आइडेंटिफाई करना सिखाता था आई कैफ, लेकिन सीफैब लेवल पे वो कहता है कि स्टूडेंट को मल्टीपल एरियाज में सोचना चाहिए। तो बाजू का एक इंफॉर्मेशन से मल्टीपल रिस्क सामने आ सकते हैं। उसने कहा जी ड्यूरिंग द ईयर हमारी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन्स की तादाद नॉर्मल से ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है तादाद। बताइए कोई रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्या आपको लगता है इस इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एरिया इफेक्ट हो रहा है? क्या? एक प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक, वारंटी की प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों इंक्रीज करनी पड़ेगी? पर अब इसके प्रोसीजर बारे नहीं पूछा, अभी मैं सिर्फ ना आपसे रिस्क आइडेंटिफाई करवा रहा हूं, एड्रेस करने की तरफ नहीं जा रहा। अगर आप आइडेंटिफाई करने के काबिल होगे ना सही, एड्रेस में मेरा प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अगर आइडेंटिफिकेशन सही होगी। क्या कोई और भी रिस्क है? क्या रिस्क है? इन्वेंट्री में क्यों रिस्क है? क्योंकि वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव इन्वेंट्री बेच रहे हैं तभी तो कंप्लेंट आ रही, तो इन्वेंट्री भी डिफेक्टिव है, उसकी भी एनआरवी कैलकुलेट करना पड़ेगी। एग्रीड? आगे चलते हैं। हाँ, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स अनयूजुअली हाई है। हाई सेल्स, ये तो आप अक्सर जब लिस्टेड कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें की ऑडिट मैटर में आपको बहुत सी कंपनीज के की ऑडिट मैटर मिलेगा सेल्स पे, कि सेल्स, क्योंकि सेल्स की परफॉर्मेंस सबसे बड़ा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है किसी भी कंपनी का। सेल्स, प्रॉफिट भी उसके बाद होता है, असल सेल्स है। सेल्स ज्यादा है, कोई रिस्क है? क्या? ओवर स्टेटमेंट का। और खास तौर पे जब हमें यह बता दे कि मैनेजमेंट को कोई इंसेंटिव भी मिल रहा है हाई सेल की वजह से या हाई प्रॉफिट की वजह से। अच्छा, अगर वो कहता है कि डेटर्स टर्नओवर रेशो, एनालिटिकल प्रोसीजर में रेशोज कैलकुलेट होती है, ये आपको पता है, टर्नओवर रेशो। यहां चलिए सिंपल रखते हैं, अभी रेशोज की तरफ नहीं जाते हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स इंक्रीज हो गए, क्या रिस्क है? कलेक्शन नहीं मिल रही, क्या रिस्क है? कि डाउटफुल, डेटर्स डाउटफुल हो चुके हैं, उनसे फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड। इसी तरह अगर कह दे कि इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है पिछले सालों की निस्बत, सेल नहीं हो रही, शाबाश। और अगर कहे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये पेमेंट्स नहीं कर रहे, तो किसका रिस्क है? लिक्विडिटी प्रॉब्लम का है, या अगर और भी इश्यूज हैं तो गोइंग कंसर्न का रिस्क है। अच्छा, गोइंग कंसर्न के रिस्क से याद आया, आपको याद है हमने 570 में इवेंट्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं, कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। वो जितने भी इवेंट्स या कंडीशन पढ़े थे, वो उनमें से कोई भी जो भी उसका दिल किया, कोई एक उठा के रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में इंक्लूड कर देगा, मर्ज कर देगा और कहेगा बताओ इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो अगर वो कोई प्रोसीजर, कोई ISA 570 में से कोई इवेंट या कंडीशन उठा के रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में इंक्लूड कर दे और कहे बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे? वो जो ISA 570 में एडिशनल प्रोसीजर पढ़े थे, 570 में एडिशनल प्रोसीजर पढ़े थे ना, इफ इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाइड, वो लिखेंगे। और उसमें खास तौर पे जब वो कहता था ना कि हम कैश फ्लो फॉर कॉस्ट देखेंगे, अजम्पशंस, एस्टिमेट्स, वो जो अजम्पशन और एस्टिमेट्स है ना, वो आपने इवेंट के लिहाज से डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैंने 570 में आपको यह भी सिखाया हुआ है कि जब कोई स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस करे तो आपके प्रोसीजर भी स्पेसिफिक भी होने चाहिए। कम नंबर है तो स्पेसिफिक लिखेंगे कि जनरल? स्पेसिफिक। और ज्यादा नंबर है तो दोनों हाँ स्पेसिफिक। ये बात। इसी तरह रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में समटाइम ISA 550 रिलेटेड पार्टी के कंसेप्ट को भी टेस्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे उसने क्वेश्चन टेस्ट किया हुआ है कि डायरेक्टर को गाड़ी सेल की, डायरेक्टर को एक बिल्डिंग सेल की लॉस पे बिल्डिंग सेल की, क्या क्या रिस्क है? एक रिलेटेड पार्टी, एक दूसरा अप्रूवल करा तो रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर में बता देंगे ना हम, वो तो रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगी। दूसरा रिस्क क्या है? अगर आपका एसेट सिग्निफिकेंट लॉस या गेन पे डिस्पोज होता है ना, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि आपका डेप्रिसिएशन रेट ठीक नहीं है, आपको डेप्रिसिएशन रेट भी रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है जी। तो कुछ समझ आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन देगा? अच्छा आगे चलते हैं।
ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट, ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, यहां तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होता है, यहां लॉस होता है। यहां पे अकाउंटिंग जो है ना वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं है, एक नहीं दो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो रिक्वायरमेंट कुछ और, एक्सपेक्टेड लॉस है तो रिक्वायरमेंट कुछ और। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड नहीं करना, जब एक्चुअली होगा तभी। एक्सपेक्टेड लॉस पे क्या कहते हैं? तो रिकॉर्ड कर लो। ये बात तो आपको पता है ना, अकाउंटिंग में प्रूडेंस कंसेप्ट ने सिखाई थी ये बात। अच्छा, ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम है। अगर वो कहे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एक पार्टी के साथ और प्राइस फिक्स कर दी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सिर्फ इतनी बात करेगा केस स्टडी में कि कॉन्ट्रैक्ट किया फिक्स प्राइस पे और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, आप खुद से अंदाजा लगा लेंगे कि इस पे नुकसान होगा आप हमें। तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या हमें एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड कर देना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। पहले रीड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, क्या आप कैंसिल कर सकते हैं? यानी क्या आप भाग सकते हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल है कैंसिल कर दो, लेकिन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल नहीं है, अगर किसी ने कैंसिल किया तो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के देखेंगे। अब ये ट्रिकी पॉइंट है, सुनिएगा। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस की फौरन प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी, हमने देखना है अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें तो कितना लॉस होगा, 10 लाख का, और अगर ना करें तो डैमेजेस कितने के होंगे, 6 लाख के। तो विच एवर इज लोअर, वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ना। तो ये जब कभी ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, आपने कहना हम ये डिसीजन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के करेंगे। ठीक? वैसे और भी फैक्टर्स हैं जो हम ये डिसीजन करने से पहले लेते हैं कि हमारा उस सप्लायर के साथ या कस्टमर के साथ नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, कितने अरसे का हमारे लिए कितना अहम है। ठीक है, बाज़ औक़ात हम एक आधे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पार्टी को नहीं भगाते, लेकिन केस स्टडी में ऑडिटर बनके आपने ये दो चीजें डिस्कस करनी है। याद रखें, जब कभी ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस की क्लास पढ़े बगैर आपने डिसीजन नहीं करना कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है कि नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था क्रेडिटर अगर पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा है तो क्या करना है, तो क्या रिस्क है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अगर पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स कम हुए तो फिर अंडरस्टेटमेंट का यानी कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर का रिस्क। क्लियर? अच्छा, लीगल केस, अगर केस स्टडी में कहते हैं लीगल केस इन्वॉल्व है, लिटिगेशन है, हाँ, तो लिटिगेशन में याद रखें कि 501 के प्रोसीजर आएंगे, लेकिन आपने केस स्टडी में लीगल केस की नेचर भी समझनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात लीगल केस की नेचर से हमें पता चलता है इसका इफेक्ट किसी दूसरी जगह पे भी है। जैसे एक केस स्टडी में उसने कहा कि हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से कुछ कस्टमर को नुकसान पहुंचा और उन्होंने हमारे खिलाफ केस फाइल कर दिया। अब इसमें लिटिगेशन का रिस्क तो आ ही रहा है, साथ ही इन्वेंट्री का भी आ रहा है। एक केस स्टडी में उसने कहा कि किसी कंपाइटर ने हमारे खिलाफ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट्स एक्ट का केस फाइल किया, तो लिटिगेशन का रिस्क तो आ ही रहा है। इंटेंजिबल्स की इंपेयरमेंट का रिस्क भी आ रहा है। अगर कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो हम उस इंटेंजिबल्स को, वो कहता है भाई जान हमारा फार्मूला आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ लीगल केस नहीं देखना, बल्कि लीगल केस की नेचर भी आपने केस स्टडी में देखनी है। ठीक है, नेचर आपको समटाइम ये बताती है कि लिटिगेशन की प्रोविजन के अलावा किसी और एरिया में भी रिस्क होगा। टैक्सेशन है रिस्क। इनिशियल ऑडिट, इनिशियल ऑडिट में क्या रिस्क होता है, ओपनिंग बैलेंसेस का। इसका मतलब है इनिशियल ऑडिट अगर हमारा है तो उसने रिस्क असेसमेंट में किस स्टैंडर्ड को डिस्कस कर लिया, 510 को। तो हमने इसको एड्रेस करने के लिए जो प्रोसीजर बताने हैं वो कहां से आएंगे, 510 से। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ रिस्क ऐसे होंगे जो हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताने हैं, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली किसी ना किसी स्टैंडर्ड में डिस्कस हुए हैं, उसके प्रोसीजर उस स्टैंडर्ड से आएंगे। लेकिन आपको वो प्रोसीजर याद होने चाहिए। आपने ये सोच के नहीं जाना कि एग्जाम में अगर इनमें से रिस्क आया तो हम स्टैंडर्ड खोल के उसमें ढूंढना बड़ी प्रॉब्लम होती है। और प्रोसीजर कितने लिखने होते हैं भला, 3 प्रोसीजर, स्टैंडर्ड 3। ठीक है, कुछ रिस्क के 4 भी हैं, कुछ के 2 भी हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 3 रिस्क। प्रोडक्ट डेवलप ड्यूरिंग द ईयर, कोई प्रोडक्ट डेवलप की,
डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लाइंट ने अगर प्रोडक्ट डेवलप किया है तो रिस्क है कि नहीं कि डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया हो सकता है मीट ना हो रहा हो। हाँ, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, ये भी आई कैप का फेवरेट रहा है। जब कभी फैक्ट्री क्लोज होती है, फाइनेंशियल स्टेट हमारे क्लाइंट की देखें, अच्छा पहली तो एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, अगर क्लाइंट की एक फैक्ट्री है और वो ही क्लोज हो गई फिर गोइंग कंसर्न का इशू आएगा। लेकिन अगर मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं और उनमें से जो नुकसान में जा रही थी वो फैक्ट्री क्लोज की तो गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है, बल्कि ये गुड डिसीजन है कि लॉस मेकिंग फैक्ट्री को क्लोज कर दिया गया। तो अगर क्लोजर ऑफ फैक्ट्री है, मल्टीपल फैक्ट्रीज थी, एक फैक्ट्री को क्लोज किया, हमारे क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो एरिया सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो उस फैक्ट्री में पड़े हैं, और दूसरा एम्प्लॉइज। इन दोनों को हम आउट कर देते हैं ना, दोनों से जान छुड़ाते हैं। जब फैक्ट्री बंद कर दी तो एसेट्स थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि मुल्तान की फैक्ट्री बंद की है उसके एसेट उठा के सखर लेके जाएंगे, वो आने जाने में उतने पैसे लग जाने, तो वो इमीडिएटली उसी मार्केट में सेल करना पड़ता है उसी शहर में। और एम्प्लॉइज को भी जवाब देना पड़ता है नौकरी से। जब एम्प्लॉइज को जवाब देना पड़ता है तो क्या करते हैं? रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, उनको जो कंपनसेशन पे करनी है, ठीक है, ठीक है। एक प्रोसीजर ये बता दूंगा, हमने फैक्ट्री के कुछ एम्प्लॉइज को जॉब से निकाला क्योंकि फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। हमने एक नोटिस कर दिया कि मुल्की हालात, नामुनासिब हालात की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फैक्ट्री बंद किया जा रहा है, तमाम मुलाजमीन को चाहिए कि अपने किसी दूसरे नौकरी का बंदोबस्त कर ले। नोटिस दे दिया, फारिग कर दिया उनको। क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? अब क्या हमें उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। फाइनल सेटलमेंट, या इससे कहा जाता है टर्मिनेशन बेनिफिट्स, ठीक है। क्लाइंट वो रिकॉर्ड करेगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए एज ऑडिटर, एक प्रोसीजर, क्लाइंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लायबिलिटी रिकॉर्ड की है टर्मिनेशन पेमेंट्स की, आपने उसको वेरीफाई करना है, एक सोर्स ऑफ एविडेंस बता दें। हाँ शाबाश, उन एम्प्लॉय के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ना उसमें लिखा होता है कि अगर कंपनी आपको जॉब से निकालेगी तो आपको 1 महीने की सैलरी देगी, 3 महीने की, 6 महीने की। तो हमने स्टडी करना है। एक तो उनके अपॉइंटमेंट लेटर से, कॉन्ट्रैक्ट लेटर से पता चल जाता है उनकी सैलरी कितनी है हर एम्प्लॉय की और कितने महीनों की कंपनसेशन पे करनी है, इससे पता चल जाएगा। शाबाश, ठीक है, ये रिस्क कवर हो गया। दूसरा रिस्क क्या होता है? फिक्स एसेट का क्या करना है? क्या करेंगे इन फिक्स एसेट्स का? बेचना है तो क्या करना है? करंट एसेट में क्लासिफाई करेंगे। किस अमाउंट पे आएंगे? कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू पे। शाबाश, एक प्रोसीजर मुझे बता दीजिए, एक प्रोसीजर कैसे कंफर्म करेंगे कि फेयर वैल्यू सही है कि नहीं? एक्सपर्ट को एंगेज कर लेंगे। शाबाश, इसमें उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉइज पढ़ा था, यहां पे क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन रिपोर्ट स्टडी कर लेंगे। क्लियर? तो हर देखें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन, ये जो आपको ब्लू में इंफॉर्मेशन दी गई है ना, याद रखिए ब्लू में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। रिस्क आइडेंटिफाई करने का मतलब है इस ब्लू वाली इंफॉर्मेशन से आपने ब्लैक वाली इंफॉर्मेशन पे पहुंचना। अगर आप ब्लू वाली इंफॉर्मेशन से ब्लैक वाली इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाते हैं, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से सुन ले, क्वेश्चन में, केस स्टडी में आपको ब्लू वाली इंफॉर्मेशन दी गई होगी, आपने इस ब्लू वाली इंफॉर्मेशन से ब्लैक वाली ये इशारा है, ये इशारा है, इस इशारे से आपके जहन में ये रिस्क आ जाना चाहिए। ये रिस्क है, ये इशारा, ये रिस्क, ये इशारा, इनमें से कोई भी इशारा दे सकता है केस स्टडी में। ये रिस्क, ये इशारा, ये रिस्क, ये इशारा, ये रिस्क, ये इशारा, ये रिस्क। तो केस स्टडी में ब्लू इंफॉर्मेशन देगा, ये इशारा है हमारे लिए, हमने ब्लू इंफॉर्मेशन को पढ़ के हमारे जहन में ब्लैक वाली इंफॉर्मेशन आ जाए, ये रिस्क है। ठीक है, अगर रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद प्रोसीजर्स मुश्किल नहीं है। वो आपको लग रहा होगा प्रोसीजर, हालांकि एग्जाम में मार्क्स ज्यादा है प्रोसीजर के, रिस्क आइडेंटिफाई करने के मार्क्स कम है, उसका 1 नंबर है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करने का रिस्क 1 नंबर है, उसको एड्रेस करने के 1.5-2 नंबर होते हैं। लेकिन ज्यादा अहम क्या है? रिस्क आइडेंटिफाई करना, उसके प्रोसीजर बताना इतना अहम नहीं है, वो आप कर लेंगे, मुझे उसमें रिस्क नहीं है। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट इस काबिल हो गिवन इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई कर ले। और केस स्टडी में इंफॉर्मेशन क्या देगा? ब्लू वाली, इससे हमने रिस्क कौन सा आइडेंटिफाई करना है? ब्लैक वाला।
अब सुन ले, आज आपको कोई केस स्टडी नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको बताना था केस स्टडी कैसे आती है रिस्क असेसमेंट की। उसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताना था कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे हमने रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना। अब आपकी होम असाइनमेंट, अगर आपने ये होम असाइनमेंट आज कर ली तो फिर आप कल केस स्टडी करने के काबिल होंगे। और मैं ये चाहता हूं कि हम कल से ही केस स्टडी पे शिफ्ट हो जाए, केस स्टडी की प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि ये इंटायरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें वो स्टैंडर्ड में से कोई रिप्रोडक्शन नहीं पूछेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप ये पेज 3 से ऑनवर्ड हो सके तो सारा सेट ही पढ़ लें 11 तक, 7-8 सफ़े ये सारे ही पढ़ लें, वरना कम से कम 50% तो आज जरूर पढ़ लें, वरना आपको कल की केस स्टडी समझ नहीं आएगी फिर कि रिस्क कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है। ये आपने जरूर पढ़, लेकिन याद रखें इन सब को पढ़ के आपने इस नतीजे पे नहीं पहुंचना कि अब मैं ICAP का क्वेश्चन 100% कर सकता हूं, बल्कि कितने % कर सकेंगे? 7। बाकी 30% के लिए क्या करना है? वही जो लिखा हुआ है, लिंक पे जाना है, ऑडिट रिपोर्ट स्टडी करनी है। वो कुछ ना कुछ मैं भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपने खुद से भी एक्सरसाइज करनी है। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं, लेकिन आपने कल रीडिंग लाजमी करके आनी है, और ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी नेक्स्ट लेक्चर पे जाने से पहले इसकी रीडिंग जरूर करना है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।